हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने लाइफ साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइंस का सेकेंड चैप्टर जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, जिसको आप लोग सेल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, उसका हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन से। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले जो एग्जाम है, अपकमिंग जो एग्जाम है माध्यमिक के, उसमें बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रिलेशन अमंग क्रोमोसोम, जेनी एंड डीएनए। क्रोमोसोम, जेनी एंड डीएनए में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसी के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, शो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ चार्ट। क्रोमोसोम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, उसको एक चार्ट में आपको करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। जितना भी क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसका उन सब का आपको काम बताना है, फंक्शन बताना है। जैसे कि क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर, एनोआर, टेलोमेयर, ठीक है, ये सारे क्या है, क्रोमोसोम के पार्ट्स है, इनका आपको फंक्शंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के बेसिस पर डीएनए और आरएनए में क्या क्या फर्क है, कौन कौन सा बेसिस है, देखिए। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, अरेंजमेंट, प्रेजेंस ऑफ बेस एंड फंक्शन, ठीक है, इन सब के बेसिस पर आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल नहीं उठना चाहिए कि कितने पॉइंट्स बताने हैं, क्योंकि बेसिस दे दिया है, 3 बेसिस दिया है आपको। ठीक है, इन 3 के बेस पर आपको डिफरेंस बताना है डीएनए और आरएनए में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डज सेल साइकिल बिकम इरेगुलर। सेल साइकिल इरेगुलर कब हो जाता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रोसोम इन सेल डिवीजन। बोल रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रोसोम इन सेल डिवीजन। बोल रहा है सेल डिवीजन में इन सब का क्या रोल है, सेल डिवीजन में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रोसोम का क्या रोल है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, शो द डिफरेंस बिटवीन साइटोकिनेसिस प्रोसेस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बोल रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसका फर्क आपको बताना है, कि साइटोकिनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट सेल में कैसा होता है और एनिमल सेल में कैसा होता है, इन दोनों के बीच में आपको फर्क बताना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन माइटिक सेल डिवीजन। बोल रहा है मायोटिक सेल डिवीजन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसका सिग्निफिकेंस, यानी उसका अहमियत आपको बताना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मियोटिक सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोल रहा है रिप्रोडक्शन का आपको इंपॉर्टेंस बताना है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक इंसान अपना जैसा जो सेम इंसान को जन्म देता है, या यूं कहें कि जैसे इंसान से इंसान का जन्म होता है, किसी डॉग से डॉग का ही जन्म होता है, किसी आम के बीज से आम का ही पेड़ बड़ा होता है, राइट। ऐसा हम लोग जानते हैं ना कि सेम चीज से सेम चीज का ही पैदावार होता है, इंसान से इंसान ही पैदा होता है। किसी पेड़ का जो बीज होता है, जैसे आम का अगर हम लोग बीज बोए तो आम का पेड़ ही उगेगा, राइट। और किसी तरह से अगर जैसे कहते हैं बबूल का अगर पेड़ उगाओ तो बबूल ही उगेगा। ओके, तो अगर किसी डॉग है या किसी हॉर्स है या कोई बिल्ली है तो उससे उसी का औलाद पैदा होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि सेम चीज को जन्म देना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंस बताना है रिप्रोडक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी का मेंटेनेंस, मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ लिविंग वर्ल्ड, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ कीप एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन सब के बेसिस पर आपको रिप्रोडक्शन का अहमियत बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बेस्ड ऑन नेचर एंड नंबर। बोल रहा है कि ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम के बीच में आपको फर्क बताना है, ऑफ ह्यूमन बेस्ड के ऊपर, ऑन नेचर एंड नंबर, नेचर और नंबर के ऊपर आपको फर्क बताना है। ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम के बीच में आपको फर्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, शो थ्रू अ चार्ट हाउ डज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। बोल रहा है कि एक चार्ट के जरिए आप
शो कीजिए कि कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक चार्ट बनाइए और साबित कीजिए, शो कीजिए कि कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है वो कैसे मदद करता है नया प्लांट उगाने में, न्यू जनरेशन को फॉर्म करने में वो हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है अक्सर एग्जाम में। राइट डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन डिफरेंस जरूर आता है। अब क्या क्या बेसिस दिया है? डिपेंडिंग ऑन कैरियर, ठीक है, कैरियर में किस तरह से वो डिपेंड करता है। ऑरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर, और न्यू कैरेक्टर किस तरह से ओरिजिन करता है, न्यू कैरेक्टर किस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 13, एनलिस्ट द चेंजेस ऑकर इन अ बॉय एंड अ गर्ल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बोल रहा है कि किसी बॉय या गर्ल में, प्यूबर्टी का मतलब होता है, देखिए प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जैसे जैसे एक बच्चा जो बेबी होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका बॉडी में या बहुत सारे जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि आप एक छोटे से बच्चे का देखेंगे तो उसका आवाज़ बहुत धीमा रहता है, बहुत पतला रहता है, शरीर भी काफ़ी पतला रहता है और देखने में वो काफ़ी इनोसेंट लगता है, मासूम लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके आवाज़ में भारीपन आने लगता है, शरीर थोड़ा सा फैल जाता है, राइट। तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी, यानी एक बच्चे का एडल्ट, यानी एक इन्फेंट का, एक चिल्ड्रन का एडल्ट में तब्दील होना, बदल जाना, एडल्ट मतलब जवान हो जाना, उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। बायोलॉजी में उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी, कि एक बच्चे का जवान हो जाना, ठीक है। लड़का में भी चेंजेस आता है और लड़की में भी इस तरह के चेंजेस आते हैं। जब एक बच्ची कोई लड़की बन जाती है या कोई बच्चा जो मैन बन जाता है, राइट, तो उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। एनलिस्ट द चेंजेस ऑकर इन अ बॉय एंड अ गर्ल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बोले क्या क्या चेंजेस आता है जब एक कोई बच्चा कोई आदमी बन जाता है, यानी बड़ा आदमी बन जाता है, या कोई बच्ची औरत बन जाती है, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। एनलिस्ट द चेंजेस ऑकर इन अ पर्सन ड्यूरिंग सेनेसेस। बोल रहा है अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और नया वर्ड आया है, सेनेसेंस। ये क्या होता है? एनलिस्ट द चेंजेस ऑकर इन अ पर्सन ड्यूरिंग सेनेसेंस, ठीक है। बोल रहा है कि सेनेसेंस का मतलब होता है कि एक जवान आदमी का बुढ़ापे में तब्दील होना, ठीक है। जैसे किसी भी पर्सन का जो ओल्ड एज आता है, ठीक है, बुढ़ापे का जब वक्त आता है उसी को बोलते हैं सेनेसेंस, ठीक है। तो जब कोई आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं? सबसे पहले तो बॉडी में जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ आने लगेगी, रिंकल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, चमड़ा पतला होने लगता है। उसके बाद बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आवाज़ धीमी होने लगती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, सुनने की सलाहियत जो होती है वो कम हो जाती है, सुन ठीक से नहीं पाता, देख ठीक से नहीं पाता, खा ठीक से नहीं पाता, दांत झड़ जाते हैं, बाल का सफ़ेद होना, ठीक है। ये सारे चेंजेस आते हैं सेनेसेंस में। तो आई होप इसका आंसर भी आप आसानी से लिख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 15, कंपेयर द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोल रहा है कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के आधार पर, ऑक्यूरेंस और क्रोमोसोम नंबर, इन दोनों के आधार पर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल को कंपेयर करना है, ठीक है, मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का आपको दो इंपॉर्टेंस, दो अहमियत बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, विच एजेंट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पॉलिनेशन इन द फॉलोइंग प्लांट्स। बोल रहा है कौन सा एजेंट काम करता है, कौन सा एजेंट परफॉर्म करता है द फंक्शन ऑफ द पॉलिनेशन इन द फॉलोइंग प्लांट। इन सारे प्लांट में जो पॉलिनेशन का काम करता है वो इस एजेंट का नाम क्या है? मतलब पैडी, हाइड्रिला, शिम्यूल, मैंगो, इन सब में जो पॉलिनेशन का काम करता है उसका एजेंट कौन है? कौन सा ऐसा एजेंट है जो इन सारे पौधों में पॉलिनेशन का काम करता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 था ये। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगैरा एंड प्लेनेरिया। बोल रहा है स्पाइरोगायरा एंड प्लेनेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगैरा एंड प्लेनेरिया। स्पाइरोगैरा एंड प्लेनेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का नंबर का घट जाना, एंड एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टेक प्लेस। एनालाइज व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू फिनोमेना। और इन दो फिनोमेना को आपको सिग्निफिकेंस बताना है, इन दो फिनोमेना का। किसका?
क्रोमोसोम का घट जाना और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स का सेगमेंट का बीच में एक्सचेंज होना, लेन देन होना, उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं वो आपको बताना है। और इन दो फिनोमिना का आपको सिग्निफिकेंस बताना है, अहमियत बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, डिस्टिंग्विश बिटवीन आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में आपको फर्क बताना है, ठीक है, लेकिन इन बेसिस के ऊपर नंबर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड नेचर ऑफ स्प्रिंग, नंबर ऑफ पेरेंट्स एंड नेचर ऑफ स्प्रिंग के आपको बेसिस पर आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में आपको फर्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन डिपेंडिंग ऑन द फॉलोइंग फीचर्स। बोल रहा है कैरियोकाइनेसिस का जितना भी स्टेजेस है उनको आइडेंटिफाई कीजिए ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन का ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, पहला है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम along the equator of the cell and their arrangement in a definite pattern। 2 में बोला है, दूसरा जो फीचर है बोला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, मतलब स्पाइंडल फाइबर का डिसइंटीग्रेट होना, मतलब अलग अलग होना। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का डिसअपेयर यानी गायब हो जाना। 4th पॉइंट, मूवमेंट ऑफ डाउटर क्रोमोसोम टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। डाउटर क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम जो डाउटर का जो होता है उसका मूवमेंट करना ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल में, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्लांट सेल्स एंड दैट ऑफ एनिमल सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर एंड द प्रोसेस ऑफ साइटोकिनेसिस। बोल रहा है कि आपको पहले तो फर्क बताना है, माइटोसिस जो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में होता है, इन दोनों के बीच में आपको फर्क बताना है, लेकिन इसका बेसिस दे दिया है। क्या क्या बेसिस है? पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, कि स्पाइंडल फाइबर किस तरह से बनता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, माइटोसिस में, ठीक है, वो आपको बताना है। दूसरा है कि प्रोसेस ऑफ साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस का जो प्रोसेस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में ड्यूरिंग माइटोसिस, इसका भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, establish the relationship between the formation of malignant tumor in human body with the loss of control in the cell cycle। बोल रहा है कि आपको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है, रिलेशन बताना है, ताल्लुक बताना है, किसके बीच में? द फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इन ह्यूमन बॉडी with the loss of control in the cell cycle। Question number 24, the adventitious leaf bud plays significant role in natural vegetative propagation of plant। बोल रहा है कि adventitious leaf bud जो है, ठीक है, वो significant role play करता है in natural vegetative propagation of plant में। evaluate the validity of the statement with a proper example। बोला आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, the adventitious leaf bud से लेकर propagation of plant तक, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या ये वैलिड है, और अगर वैलिड है तो क्यों है, कैसे है, ठीक है, इसका आपको आंसर को इवेल्युएट करना है विथ अ प्रॉपर एग्जांपल, एक प्रॉपर मिसाल के साथ। ओके, अब आ जाते हैं 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, और ये जितना भी क्वेश्चन रहेगा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ से जो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो 2 पीस आता है, मतलब 5 मार्क्स वाला इस चैप्टर से 2 पीस आपको करना पड़ता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें। खैर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, अ बेबी इज बोर्न अ फ्यू डेज अगो, एक बेबी जन्म लिया है कुछ दिन पहले। डिस्कस द फेजेस ऑफ ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन इट्स बॉडी। बोल रहा है एक न्यू बॉर्न बेबी, जो एक नया बच्चा का अभी जन्म हुआ है, उसका बॉडी में अब किस तरह का चेंजेस आएगा। ठीक है, डिस्कस द फेजेस ऑफ ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन इट्स बॉडी, जितने भी तरह का उसमें जो ग्रोथ होता है, जो उसका तब्दीली होता है, ठीक है, जो बढ़ता है, तो उसमें क्या क्या होता है उसमें, ठीक है, उसका फेजेस क्या क्या होता है जो बढ़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ठीक है, आज कुछ कल कुछ आप देखोगे न्यू बॉर्न बेबी ज्यादा जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं, तो कौन कौन सा फेजेस से वो गुजरता है उसके बारे में आपको बताना है। मेंशन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट एंड विच पार्ट इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बोल रहा है फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, मेंशन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट। बोल रहा है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट, ठीक है, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, एंड विच पार्ट इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और कौन सा पार्ट आगे चलकर बीज बन जाता है। ठीक है,
फ्लावर का कौन सा पार्ट आगे चलकर एक सीड बन जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव ब्राउट अ रोज ट्विग फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउस एंड प्लांटेड इट इन योर गार्डन। बोल रहा है कि आपने एक रोज का ट्विग लिया है अपने फ्रेंड के गार्डन से, ठीक है, रोज का एक ट्विग लिया है अपने फ्रेंड के घर से, हाउस से, और उसे प्लांट किया है अपने गार्डन में। डिस्कस द मेथड यू हैव अडॉप्टेड एंड वाई। बोल रहा है बताइए कि आपने कौन सा मेथड लिया है इसको करने के लिए, कि वहां से एक फूल लिया फिर अपने गार्डन में आकर आपने लगाया, तो आपने कौन सा मेथड एडॉप्ट किया। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल डिवीजन ऑफ अ सोमैटिक सेल एंड अ रिप्रोडक्टिव मदर सेल ऑन द बेसिस ऑफ। बोल रहा है आप किस तरह से मतलब फर्क बताइएगा, आपको डिफरेंशिएट करना है, फर्क बताना है किसके बीच में, बिटवीन द सेल डिवीजन ऑफ अ सोमैटिक सेल एंड अ रिप्रोडक्टिव मदर सेल ऑन द बेसिस ऑफ। अब बेसिस भी दे दिया, क्या दिया है, नेचर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन एंड नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस्ड। बोला नेचर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन और नंबर ऑफ डॉटर सेल प्रोड्यूस, इनके बेसिस पर आपको इसमें फर्क भी बताना है, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बेसिकली आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 एनलिस्ट द synthesizing materials in the preparatory phase of cell cycle. When water is evaporated in prophase stage, what could happen in the next stage? Question number 4 what are the differences between euchromatin and heterochromatin? Enlist the significance of meiotic cell division. बोल रहा है कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन का बीच में आपको फर्क बताना है, और उसी का दूसरा एक क्वेश्चन में पूछा है कि एनलिस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटिक सेल डिवीजन। म्यूटिक सेल डिवीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट 2 फीचर्स ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ प्लांट सेल। बोल रहा है कि मेटाफेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ प्लांट सेल में जो होता है उसका आपको 2 फीचर बताना है, ठीक है, और 3 फीचर आपको बताना है ऑफ एनाफेज ऑफ एनिमल सेल डिवीजन। और एनिमल सेल डिवीजन जो एनाफेज में होता है उसका आपको 2 फीचर्स बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 शो थ्रू अ फ्लो चार्ट द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, एक्सप्लेन हाउ टिश्यू कल्चर प्रोसेस टेक्स प्लेस। बोल रहा है कि शो थ्रू अ चार्ट, एक फ्लो चार्ट के जरिए आप बताइए द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए एक शो करना है। एक्सप्लेन हाउ टिश्यू कल्चर प्रोसेस टेक प्लेस। बोला टिश्यू कल्चर जो होता है उसका प्रोसेस किस तरह से होता है वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन डिफरेंट चेंजेस ऑकर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इन टैब्यूलर फॉर्म। बोला है कि एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, इंसान के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, वो आपको बताना है। मेंशन डिफरेंट चेंजेस ऑकर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग इन टैब्यूलर फॉर्म। बोला है कि मेंशन डिफरेंट चेंजेस ऑकर इन डिफरेंट स्टेज। बोला है इंसान की जिंदगी में डिफरेंट स्टेजेस जो आते हैं उसमें जो डेवलपमेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में, उसको आपको एक टैब्यूलर फॉर्म यानी आपको एक टेबल के जरिए आपको बताना है, ठीक है, एक टैब्यूलर फॉर्म में एक चार्ट के जरिए आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस ऑफ अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल डिवीजन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। बोला है आपको एक ड्रॉ अ नीट डायग्राम बनाना है, किसका, ऑफ मेटाफेज ऑफ माइटोसिस ऑफ अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का बताना है, किसका, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस का, ठीक है, प्लांट सेल का भी और एनिमल सेल का भी बताना है। और इन चारों चीज को आपको उसमें मार्क भी करना है, कौन कौन सा चीज है, क्रोमोसोम, स्पाइंडल फाइबर, पोलर रीजियन और सेंट्रोमेयर, ठीक है, इसको आपको वहां पे मार्क भी करना है, लेबल भी करना है, नाम भी लिखना है, ठीक है। तो इसमें 3+2 करके बेसिकली जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है, आप डायग्राम बनाएंगे 3 मार्क्स, और जो इस सब का मार्किंग करेंगे, जो लेबल करेंगे, उसमें 2 मार्क्स, हाफ मार्क्स करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंग क्रोमोसोम, डीएनए एंड जेनी, हाउ इज माइक्रो प्रोपेगेशन डन। बोल रहा है कि एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप, के रिलेशनशिप क्या है, इनमें ताल्लुकात क्या है, क्या क्या क्रोमोसोम, डीएनए और जेने में क्या रिलेशन है, और हाउ इज माइक्रो प्रोपेगेशन डन, माइक्रो प्रोपेगेशन किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट व्हाट हैपेंस इन द फॉलोइंग 3 phases ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बोल रहा है कि जो 3 phases होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। स्टेट व्हाट हैपेंस इन द फ्लावरिंग 3 phases ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट और रिप्रोडक्टिव सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोयो एंड न्यू प्लांट।
क्वेश्चन नंबर 11, what type of chemical components are synthesized in different stages of interphase in a cell cycle? बोला है कि इंटरफेस जो होता है सेल साइकिल का, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं, मतलब डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं इंटरफेस के, ठीक है, इंटरफेस सेल साइकिल जो होता है, इंटरफेस सेल साइकिल, उसमें उसका जितना भी स्टेजेस होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं यानी तैयार होते हैं, बनते हैं. What might happen if normal control at different points of a cell cycle is lost? बोल रहा है कि सेल साइकिल में जितने भी जो नॉर्मल हालात जो होते हैं, what might happen if normal control at different points of a cell cycle is lost? बोल रहा है सेल साइकिल का डिफरेंट पॉइंट पे अगर जो नॉर्मल जो कंडीशन होता है वो अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा. What might happen if normal control at different points of a cell cycle is lost? Question number 12. Depict the alternation of generation in a fun with the help of a flow chart. बोल रहा है कि एक फ्लो चार्ट के जरिया, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन खत्म हो जा रहा. बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट के जरिया दिखाइए, शो कीजिए, डिपिक्ट मतलब शो करना, द अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इन अ फर्न, ठीक है, कि फर्न जो एक पौधा होता है उसमें जेनरेशन का अल्टरनेशन किस तरह से हो रहा है, आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए बताना है. इन केस ऑफ प्रोफेज एंड टेलोफेज चेंजेस ऑफ अपोजिट नेचर हैपेंस, राइट टू सच चेंजेस. क्वेश्चन नंबर 13, वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ऑर्गेनिज्म के लिए. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिस तरह से एक इंसान अपना जैसा सेम इंसान को जन्म देता है, उसे प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जिस तरह से एक डॉग से डॉग का ही जन्म होता है, हॉर्स से हॉर्स का ही जन्म होता है, ठीक है, काउ गोट जो भी है, सेम चीज से सेम चीज का ही जन्म होता है. अगर आप एक आम का बीज को लगाए तो आम का पेड़ ही पैदा होगा उससे, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सेम अपना जैसा सेम क्या बोलते हैं लिविंग थिंग को जन्म देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इंसान का जो नस्ल है, जो जेनरेशन है, आबादी कैसे बढ़ेगी, आबादी तो माइनस में फिर चली जाएगी, राइट. तो रिप्रोडक्शन तो बहुत जरूरी है. मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस, हाउ वुड यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट. बोल रहा है मियोसिस जो है वो कैरेक्टरिस्टिकली यानी जो अपना जो कैरेक्टर से है वो उससे अलग है, मतलब मियोसिस और माइटोसिस दोनों अलग अलग चीजें हैं. आपको इसको जस्टिफाई करना है, आपको इसको बताना है कि हाँ क्यों अलग है, मियोसिस और माइटोसिस एक दूसरे से अलग क्यों है कैरेक्टरिस्टिकली. ओके. क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब 5 प्रोसेसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ वन सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच. बोल रहा है डिस्कस 5 प्रोसेसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो 5 प्रोसेसेस है उसको आपको डिस्क्राइब करना है विथ वन सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच, और हर एक का एक एक एग्जांपल भी देना है, मतलब पांचों का एक एक एग्जांपल भी आपको देकर समझाना है. क्वेश्चन नंबर 15, ड्राउ अ नीट डायग्राम ऑफ एन यूकारियोटिक क्रोमोसोम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. बोल रहा है यूकारियोटिक क्रोमोसोम का आपको एक अच्छा सा एक डायग्राम बनाना है और इन सब चीजों को जैसे कि क्रोमैटिड हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, एनओआर, टेलोमेयर, सैटेलाइट, ठीक है, इन सबको आपको उसमें मार्क भी करना है, लेबल भी करना है. तो इसका भी 3+2 करके ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. क्वेश्चन नंबर 16, और ये सारे जो मैप के जो क्वेश्चन नंबर 16 और ये सारे जो डायग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं कहूंगा कि आप डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, सिर्फ इस चैप्टर से नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. इससे पहले जो चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं चाहूंगा कि उसका आप लोग जो डायग्राम होता है जैसे कि न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, ठीक है, उस सब का आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाए, एग्जाम में आता ही आता है. और डायग्राम आप कर लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा. मैं अपनी बात करूं तो मेरा टाइम में 2015 में मैंने अपना माध्यमिक एग्जामिनेशन दिया था, उसमें न्यूरॉन का मैप आया था, ठीक है, और न्यूरॉन का जब डायग्राम आया तो मैंने लास्ट के 20 मिनट्स में उसका डायग्राम भी बनाया था, उसको लेबल भी किया था, उसमें जो जो मुझे नाम दिए गए थे उसका मैंने लेबल भी किया था न्यूरॉन का नक्शा बनाकर. तो लास्ट के 20 मिनट्स 15 मिनट्स में भी आप एक डायग्राम अच्छा सा बना सकते हो. क्वेश्चन नंबर 16, ड्राउ अ नीट डायग्राम ऑफ द मेटाफेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन इन एन एनिमल सेल. बोल रहा है कि मेटाफेज का आपको एक डायग्राम बनाना है जो माइटोटिक सेल डिवीजन में होता है इन एनिमल सेल और एनिमल सेल में जो होता है, एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, और इन सब पार्ट्स को भी उसमें लेबल करना है. क्रोमैटिड हो गया, सेंट्रोमेयर, पोलर रीजन, स्पाइंडल फाइबर, ये सब आपको बताना भी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 17,
डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन इन एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। बोला एनिमल में जो माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन होते हैं उनमें आपको फर्क बताना है। एनिमल में जो माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन होते हैं उनमें आपको फर्क बताना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पहला है साइट ऑफ ऑक्यूरेंस के कहाँ पर होता है, नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का जो डिवीजन होता है उसका नेचर क्या है, नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस, कितने तरह के सेल प्रोड्यूस होते हैं, लिस्ट द चेंजेस इन सेल्स। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ तक एक क्वेश्चन खत्म हो गया, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आता है, उसी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में ही है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इतना जरा सा तो 5 मार्क्स में आपको देगा नहीं। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। लिस्ट द चेंजेस इन सेंस ऑर्गन एंड बोन्स ऑकर्ड ड्यूरिंग द सेनेसेंस फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सेनेसेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेनेसेंस का मतलब होता है कि ओल्ड एज होना। एक इंसान जो अभी जवान है, जब वो ओल्ड एज में जाएगा, ठीक है, बुढ़ापे में अपने जाएगा, तब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जाहिर से बात है, बाल सफ़ेद होने लगेंगे, झुर्रियाँ आने, जो रिंकल्स जिसे हम कहते हैं वो आने लगेंगी, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, देखने की सलाहियत कम हो जाती है, सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, हड्डियाँ नाजुक पड़ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आते हैं। बोला लिस्ट द चेंज इन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन मतलब आँख, कान, नाक, जबान, चमड़े जो होते हैं, स्किन जो होते हैं, एंड बोन्स। सेंस ऑर्गन 5 होते हैं ना, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ओके, सेंस ऑर्गन हो गया। एंड बोन्स ऑकर ड्यूरिंग द सेनेसेंस फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बोल रहा है बुढ़ापा जब आता है, ठीक है, ओल्ड एज जब आता है, तो सेंस ऑर्गन यानी जो 5 हमारे पास ऑर्गन है, जैसे कि मैंने बताया आपको, सेंस ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इनमें क्या चेंजेस आते हैं और बोन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन यूकारियोटिक क्रोमोसोम। बोल रहा है यूकारियोटिक क्रोमोसोम का यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिया हुआ है, उसका आपको इंपॉर्टेंस बताना है। ठीक है, ये सब यूकारियोटिक जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पार्ट्स है, सेंट्रोमेयर और टेलोमेयर। ये यूकारियोटिक क्रोमोसोम के 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रोमेयर और टेलोमेयर। ठीक है, आपको इन दोनों का इंपॉर्टेंस बताना है, अहमियत बताना है। ओके, यूकारियोटिक क्रोमोसोम का 2 पार्ट है, सेंट्रोमेयर और टेलोमेयर, आपको इन दोनों का इंपॉर्टेंस बताना है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ सेल डिवीजन इन कंट्रोलिंग ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर इन एन ऑर्गेनिज्म। बोल रहा है सेल डिवीजन का क्या रोल है इन कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने में, कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन सब में सेल डिवीजन का क्या रोल होता है, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में और रिपेयर इन एन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये था हमारा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जिसको सेल डिवीजन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है, इसका मैंने आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताया है। ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस चैप्टर में क्या होता है ना, कि आप शॉर्ट जितना भी कर लो, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकोगे कि हाँ ये आएगा। और इसका क्या, मैं जो इससे पहले जो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसके बाद वाला जो चैप्टर रहेगा हेरिडिटी वाला चैप्टर, ठीक है, मेंडल वाला, उसमें भी आप शॉर्ट में आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि ये आएगा ही आएगा। हो सकता है एक आक आ जाए, लेकिन चांसेस आर लेस। ठीक है, चांसेस आर लेस। लेकिन जब आप लॉन्ग का प्रैक्टिस करते हो ना, तब आप उसमें कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ ये मैं डायग्राम प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ तो इसमें से आएगा। अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन पढ़ते हो तो यस 2 से 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अभी आपके पास हो सकता है टाइम कम हो, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके पास टाइम कम हो, ज़्यादा भी हो सकता है। आप मेरी वीडियो जब देखते हो आप उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसमें से देखो कि हाँ मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं। जिन्हें कर लिया है वो अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, आप अभी तो पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आपने तो साल भर पढ़ाई की है। ओके, तो आपने साल भर पढ़ाई की है तो आप देखोगे कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस तो मैं कर चुका हूँ सजेशंस के जरिए। सजेशंस में जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपको बताए हैं उसमें से तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए होंगे। अब जो कुछ रेयर क्वेश्चंस होते हैं उनको आप प्रैक्टिस से करो, अभी उनको अभी आप लर्न करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अभी से भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।